थैलोफाइटा का पहला सदस्य है शैवाल, जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं। आपने शैवाल को अपने आसपास देखा है? हम काई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे रंग की काई आपको दिखाई दे रही है। आपने इसे पानी में देखा होगा। हरे रंग की शैवाल के अलावा लाल और भूरे रंग की भी शैवाल होती है, जो जनरली हम अपने आसपास नहीं देखते हैं। ये समुद्र में पाई जाती है। ये शैवाल जो होती है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इस वजह से ये स्वपोषी होती है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। और इनकी शारीरिक संरचना, अगर इस शैवाल को आप देखते हैं तो इनमें थैलस जैसी संरचना दिखाई देती है। इसे हम थैलॉइड कहते हैं। थैलॉइड मतलब जैसे आपने पेड़ पौधों को देखा है, पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्ती ऐसी संरचना पाई जाती है, लेकिन अगर आप शैवाल को देखेंगे तो इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी कोई संरचना दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम इसे थैलस जैसी संरचना कहते हैं, जिसे हम थैलॉइड कहते हैं। शैवाल लवणीय और अलवणीय दोनों जल में पाई जाती है। साथ ही जहाँ पर भी नमी रहेगी वहाँ पर आपने शैवाल को देखा होगा। ये नमयुक्त पत्थरों में, मिट्टी में, लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा शैवाल लाइकेन में भी होती है। बच्चों, आपने लाइकेन का नाम सुना है? ये सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। लाइकेन दो जीवों से मिलकर बनता है। एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। और शैवाल और कवक के मिलने से इनका जो मिलाप होता है, इस प्रकार से होता है कि हम इसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लाइकेन कहते हैं। इसके अलावा ये शैवाल प्राणियों में भी पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लॉथ बियर, ये स्लॉथ रिच है। इसके ऊपर में हरे रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शैवाल है। तो प्राणियों के संगठन में भी शैवाल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं शैवाल के माप और आकार की। इनका आकार कैसे होता है? तो शैवाल के जितने भी सदस्य होते हैं, इनका आकार सूक्ष्मदर्शी से लेकर विशालकाय शैवाल भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी, मतलब एक कोशिकीय शैवाल की, जो कि होता है क्लेमाइडोमोनास। इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में पाए जाते हैं। कॉलोनी में होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्वॉक्स की कॉलोनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं, तंतु जैसी संरचना इनकी होती है, तंतुमयी होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा। ये तंतु जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। और कुछ शैवाल बहुत ही विशाल होते हैं, जैसे कि केल्प। अब हम बात करते हैं शैवाल में जनन कैसे होता है। शैवाल में जनन 3 प्रकार से होता है। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात कर रहे हैं कायिक जनन की। कायिक जनन में शैवाल जो होती है, इनमें विखंडन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पायरोगैरा में विखंडन विधि से कायिक जनन होगा, मतलब इसका जो शरीर है ये खंडित होगा। और जब ये खंडित हो जाएगा तो हर खंड से एक नए जीव का निर्माण होगा, एक नया स्पायरोगैरा बनेगा। तो इस प्रकार की जो विधि होती है, ये विखंडन होती है। तो कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है। दूसरा जनन होता है अलैंगिक जनन, जो कि ज़ूस्पोर या बीजाणु के द्वारा होता है। ये जो ज़ूस्पोर या बीजाणु होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। और क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए ये मूवेबल होते हैं, चल सकते हैं, चलायमान होते हैं। और ये अंकुरित होकर
एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का जब जनन होता है तो इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तीसरा जो जनन होता है ये होता है लैंगिक जनन। इनमें नर और मादा जनन अंग भाग लेते हैं और ये 3 प्रकार से होता है। पहला होता है समयुग्मकी, दूसरा असमयुग्मकी और तीसरा विषमयुग्मकी। पहला बात करते हैं समयुग्मकी। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, समयुग्मकी मतलब समान युग्मक। इसमें जो युग्मक होंगे इनका जो आकार होगा वो समान होगा। तो ये जो युग्मक फ्लैजिला युक्त भी हो सकते हैं या फ्लैजिला विहीन भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के युग्मक हो सकते हैं। लेकिन आकार कैसे होगा? दोनों का समान होगा। तो जब ये युग्मक संलयित होते हैं तो इनके संलयन से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जब जनन होता है तब हम इसे समयुग्मकी जनन कहते हैं। जैसे कि फ्लैजिला युक्त क्लेमाइडोमोनास और फ्लैजिला विहीन जैसे कि स्पायरोगैरा। दूसरा होता है असमयुग्मकी जनन। इस प्रकार के जनन में जो युग्मक होते हैं ये असमान आकार के होते हैं, मतलब बड़ा या छोटा आकार के ये हो सकते हैं और ये दोनों के संलयन से फिर नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है ये असमयुग्मकी जनन कहलाता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में इस प्रकार का जनन दिखाई देता है। तीसरा होता है विषम युग्मकी। विषम मतलब अलग अलग, ठीक है। तो इसमें मादा जनन अंग जो होता है ये आकार में काफ़ी बड़ा होता है और स्थैनिक होता है, मतलब ये स्थिर रहता है एक जगह पे ये स्थिर रहेगा क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। और जो नर जनन अंग होगा ये छोटा होगा आकार में और इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं तो ये चलायमान होगा। और ये नर जनन अंग जब मादा जनन अंग से संलयित होगा तब एक नए जीव का निर्माण होगा। तब इस प्रकार का जो जनन होता है इसे हम विषम युग्मकी जनन कहते हैं। इसके उदाहरण है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। बच्चों आप जानते हैं कि ये शैवाल जो होती है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कैसे? आइए नज़र डालते हैं इनके आर्थिक महत्व पर। पहला इनका महत्व ये होता है कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये वातावरण की आधी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। और क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन भी बनेगी। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है इसे बढ़ाने में ये शैवाल हमारी बहुत सहायता करते हैं। दूसरा इसका जो उपयोग है वो प्राथमिक उत्पादक की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और इसके ऊपर दूसरे जलीय जीव निर्भर रहते हैं। किस लिए? भोजन के लिए। तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। तो जलीय जीवों का ये आधार होते हैं शैवाल। इसका जो तीसरा उपयोग है वो ये है कि समुद्र में लगभग 70% शैवाल पाई जाती है स्पीशीज़, जिनमें से कुछ स्पीशीज़ जो होती है वो भोजन के रूप में बहुत अधिक उपयोगी होती है। जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम, ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ है शैवाल की जिसका उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं। चौथा इसका उपयोग है जेलेडियम और ग्लेसरेलिया जैसी शैवाल की कुछ स्पीशीज़ है जिससे अगार बनता है। ये अगार आप देख रहे हैं और इस अगार से आइसक्रीम और जेलीज बनाई जाती है जो आपको बहुत पसंद होती है। इसके अलावा इस अगार का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट प्रयोग होते हैं जिनमें जीवाणुओं को ग्रो करना होता है, तो सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में भी इस अगार का उपयोग होता है। कुछ एल्गी ऐसी होती है जिनमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे कि क्लोरेला और स्पिरुलिना। ये एक कोशिकीय शैवाल है और क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए अंतरिक्ष यात्री
खास तौर पर इस प्रकार के शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। इसके अलावा कुछ भूरे और लाल रंग के शैवाल होते हैं जिससे कैरागीन और एल्जिन का अधिक उत्पादन होता है। तो इसका व्यावसायिक उपयोग है क्योंकि इस प्रकार की जो एल्गी होती हैं इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जिस वजह से इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं मॉस और लीवरवर्ट। आप जानते बच्चों, ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। ये पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं क्योंकि ये पानी में और ज़मीन दोनों जगह पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन जब लैंगिक प्रजनन करना होता है तब इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम इसके प्लांट बॉडी की बात कर लेते हैं कि कैसे दिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है, मुख्य काय जो होता है, ये शैवाल की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि इनमें रूट, स्टेम, लीफ जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन वास्तविक रूट, स्टेम, लीफ या जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। इसकी जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है मुलाब जो हमें जड़ें जैसी दिख रही है, लेकिन ये वास्तविक जड़ें नहीं हैं। ये मुलाब है जिसे राइजोइड्स कहते हैं। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। अब ये राइजोइड्स क्या करते हैं, ये सतह को पकड़ लेते हैं, सबस्ट्रेटम को पकड़ते हैं, ये इसका काम होता है। अब आपको पत्ती जैसी संरचना भी दिख रही है, तने जैसी संरचना भी इसमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइट की ये प्लांट बॉडी होती है। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है ये गैमेटोफिटिक होती है क्योंकि इनमें गैमेट उत्पन्न होते हैं, युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट की प्रभावी अवस्था गैमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट वाला जो भाग होता है ये ज़्यादा विकसित है और अप्रभावी अवस्था इसकी जो होती है वो होती है स्पोरोफाइट, क्योंकि वो ज़्यादा विकसित नहीं है। अब ये जो गैमेटोफाइट होते हैं जो कि जिससे नर और मादा जननांग उत्पन्न होते हैं। नर जननांग जिसे हम पुधानी या एंथ्रिडिया कहते हैं, इसी प्रकार से मादा जननांग आर्किगोनिया या स्त्रीधानी कहते हैं। पुधानी से एंथ्रिडिया से एंथ्रिजोइड्स का निर्माण होता है और स्त्रीधानी के अंदर एक अंड या एग का निर्माण होता है। इस प्रकार से जब लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है तो ये जो पुमंग होते हैं ये पानी में छोड़ दिए जाते हैं। जब एंथ्रिजोइड्स पानी में छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये चलायमान होते हैं, इनमें बाइफ्लैजिलेटेड फ्लैजिला पाया जाता है इनमें, और ये चलायमान होते हैं, जब ये एग तक पहुँचते हैं, अंड तक पहुँचते हैं, तब ये संलयित होते हैं, इनमें फ्यूजन होता है जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। तो गैमेटोफाइट से युग्मक जो कि हैप्लॉइड है, और ये युग्मक जब फ्यूज़ हो रहे हैं तो इससे युग्मनज का निर्माण हो रहा है, जायगोट का निर्माण हो रहा है, जो कि अब एक डिप्लॉइड है ना, ये डिप्लॉइड है। अब ये जो युग्मनज होते हैं इनमें तुरंत ही मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इससे एक धीरे धीरे विकसित होता है और इससे कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद कहते हैं। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बन रहा है ये डिप्लॉइड है। गैमेट्स हैप्लॉइड थे जिनके फ्यूजन से जायगोट बना जो डिप्लॉइड है, जो स्पोरोफाइट बना ये भी डिप्लॉइड है। अब ये डिप्लॉइड सेल से इनमें फिर मियोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, अगुणित बीजाणु बनेंगे। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है ये मुक्तजीवी नहीं होता है, मतलब ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है,
पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, उसी से जुड़ा हुआ रहता है। किस लिए? पोषण प्राप्त करने के लिए। तो अपने भोजन के लिए ये गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है, उससे पोषण प्राप्त करता है, इसलिए हम इसे मुक्त जीवी नहीं है कहते हैं। और स्पोरोफाइट जो होती है अप्रभावी अवस्था होती है। अब यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं ये अगुणित है, हैप्लॉइड है, और फिर इस स्पोर से अंकुरण के बाद फिर से एक नए जीव का निर्माण होगा, नए पौधे का निर्माण होगा, नया गैमेटोफाइट बनेगा, नया थैलस बनेगा। तो ये जो थैलस बना, ये जो गैमेटोफाइट बना, ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो इस प्रकार ये चक्र चलते रहता है।